नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। पिछले अंकों में शिव सर्वोदय की चर्चा के क्रम में बताए थे कि अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्राप्त होती हैं इन प्रयोगों से। तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट था कि अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं, नवनिधियाँ क्या होती हैं। तो अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं, इस बारे में तो हमने पूरा एक एपिसोड में आपको वीडियो बना करके दे ही दिया है, जिसमें आप अष्ट सिद्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कई श्रोताओं का प्रश्न था कि ये नवनिधियाँ क्या होती हैं। इसके बारे में डाउट क्लियर करने के लिए ये आज का वीडियो, उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देने के लिए ये आज का वीडियो बनाया है नवनिधियों के ऊपर। तो हम देखते हैं कि ये नवनिधियाँ क्या होती हैं। तो ये नवनिधियाँ जो होती हैं, ये या तो अभ्यास के फलस्वरूप स्वतः ही प्राप्त होती हैं या गुरु कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये नवनिधियाँ हैं, नंबर 1 पद्मनिधि, नंबर 2 महापद्मनिधि, 3 नील निधि, 4 मुकुंद निधि, 5 नंद निधि, 6 मकर निधि, 7 कच्छप निधि, 8 शंख निधि और नवी निधि है खर्व निधि या मिश्र निधि। तो अब ये जो निधियां हैं, ये माना जाता है कि इन 9 निधियों में से जो 8 निधियां होती हैं वो पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं। और ये जो अंतिम नवी निधि है खर्व निधि या मिश्र निधि, ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। और ये पहली 8 निधियाँ भी पद्मिनी विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी को पद्मिनी विद्या सिद्ध नहीं है, तब यह गुरु की कृपा से भी प्राप्त हो सकती हैं। हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता माना जाता है, जो प्रसन्न होने पर साधक को यह प्रदान करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो निधियां हैं, ये कौन कौन सी निधि हैं और इनका क्या अर्थ, इनका क्या महत्व है। तो देखते हैं निधि नंबर 1 पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न जो मनुष्य होता है, उसके गुण सात्विक होने लगते हैं। उसमें सात्विकता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तब वो जो भी कर्म करता है वो सात्विक ही होते हैं। यहाँ तक कि उसकी संपत्ति, धन संपत्ति जो वो अर्जित करता है, वो भी सात्विक तरीके से अर्जित करता है। अब इस प्रकार से जब ये पद्म निधि उसको प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कमाई भी सात्विक होती है, उसका खर्च भी सात्विक होता है और उसकी धन संपदा उसकी कई पीढ़ियों को निस्तारित होती चली जाती है और उसके परिवार में पीढ़ियों तक धन संपत्ति, वैभव, यश की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के पास सोने, चांदी, रत्न बहुतायत से होते हैं और ये लोग उदारता से दान भी करते हैं। यानी कि जिसके पास पद्म सिद्धि, जिस साधक के पास पद्म सिद्धि होती है, उसका कमाई भी सात्विक होती है, खर्च भी सात्विक होता है और वो दान आदि कार्यों में भी रुचि लेता है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ ये होता है कि उसकी ये धन संपदा कई पीढ़ियों तक उसके परिवार में जारी रहती है। दूसरी निधि है महापद्म निधि। ये महापद्म निधि भी ये सात्विक ही होती है, जैसे कि अभी पद्म निधि के बारे में बताए हैं। लेकिन इसका प्रभाव जो होता है, महापद्म निधि का प्रभाव जो रहता है, वो 7 पीढ़ियों तक ही रहता है। 7 पीढ़ियों के बाद महापद्म निधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दान में रुचि लेता है और 7 पीढ़ियों तक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि इस परिवार पर बनी रहती है, जिसके साधक के पास महापद्म निधि होती है। परंतु 7 पीढ़ियों बाद यह इसका प्रभाव, महापद्म निधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तीसरी है नील निधि। नील निधि में सत्व और रजगुण दोनों मिश्रित होते हैं, यानी कि ये सात्विक और राजसिक दोनों गुणों से युक्त होती है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी इस निधि के प्रभाव में जो व्यक्ति होता है, वो बिजनेस या व्यापार द्वारा ही
धन प्राप्त करता है। इसलिए यही एक कारण है कि व्यापार चूंकि करता है तो इसमें सात्विक गुण और राजसिक गुण ये दोनों ही मिले जुले रहते हैं। इस निधि का प्रभाव यानी नील निधि का प्रभाव केवल 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। 3 पीढ़ी के बाद इस नील निधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगली निधि है चौथी मुकुंद निधि। मुकुंद निधि रजोगुण प्रधान होती है। इसमें राजसिक गुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी क्षमा करें स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि के प्रभाव में जो व्यक्ति रहता है जिसको ये मुकुंद निधि प्राप्त होती है, इसमें व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में अधिक लगा रहता है। भोग आदि में वो अपने धन संपत्ति का उपयोग भोग विलास आदि के कार्यों में करता है मुकुंद निधि, और ये 1 पीढ़ी बाद समाप्त हो जाती है। इसका प्रभाव मात्र 1 पीढ़ी तक सीमित है मुकुंद निधि का, और उसके पश्चात ये समाप्त हो जाती है। अगली निधि आती है नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुण मिश्रित होते हैं, राजसिक और तामसिक। माना जाता है कि ये निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर उन्नति प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति जो होता है उसकी यदि आप तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, तो वो इससे बहुत प्रसन्न होता है। परंतु इसमें राजसिक और तामसिक गुणों का चूँकि मिश्रण होता है, इसलिए ये सात्विक गुणों से बहुत दूर है। सात्विक गुणों से बहुत दूर है और इसमें रजस और तमस गुणों की बहुत प्रधानता है। लेकिन इसके साधक की आयु नंद निधि के प्रभाव में रहने वाले साधक की आयु बहुत लंबी होती है। अब देखते हैं अगली निधि मकर निधि। मकर निधि पूरी तरह से तामसिक निधि मानी गई है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, यानी उसके पास आपको हथियार बहुत भारी मात्रा में मिल सकते हैं। वो हथियारों का संग्रह करने में दिलचस्पी लेता है। वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने और उनका संग्रह करने में बहुत अधिक रुचि लेता है, क्योंकि ये मकर निधि तामसी निधि है, इसलिए ये व्यक्ति उस साधक का व्यवहार वैसा ही बना देती है। ये शत्रुओं पर भारी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रशासन शासन में दखल होता है। ये अपने शत्रु पर भारी पड़ता है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये मकर निधि इसके प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु अस्त्र शस्त्र द्वारा ही होती है या दुर्घटना में होती है। तो ये इस मकर निधि का माइनस पॉइंट समझिए आप इसको। अगली निधि है कश्यप निधि। कश्यप निधि में साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपभोग करता है न करने देता है। ये सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता। तो ये निधि भी माइनस पॉइंट में गई। कच्छप निधि वो केवल अपनी संपत्ति का संग्रह ही करता रहता है, न तो उसका भोग करता न करने देता है। अगली निधि शंख निधि है। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। ये कमाता बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले निर्धनता में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपभोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है और उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो शंख निधि है, इससे पहले वाली निधि जो कच्छप निधि थी, ये तो अपनी संपत्ति का स्वयं भी उपयोग नहीं करता, लेकिन शंख निधि वाला व्यक्ति तो स्वयं उपयोग कर लेता है, परंतु अपने परिवार को अपने धन वैभव संपत्ति का उपयोग नहीं करने देता है। तो ये निधि भी माइनस पॉइंट में गई। अगली निधि लास्ट निधि नवी निधि है खर्व निधि। अब देखते हैं खर्व निधि क्या है। खर्व निधि को मिश्रित निधि भी कहते हैं या मिश्र निधि भी कहते हैं, मिली जुली। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होते हैं, यानी जो ऊपर बताए हैं 8 निधियाँ, उसके मिले जुले गुण इस खर्व निधि या मिश्रित निधि या मिश्र निधि में आ जाते हैं। तो इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और इसका माइनस पॉइंट ये है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन भी
और सुख भी छीन सकता है। तो ये खर्व निधि भी माइनस पॉइंट में ही गई। तो कह सकते हैं कि ये जो 9 निधियां हैं, इनमें से केवल 2, 3 या 4 निधियां ही हम सामान्य मान सकते हैं, बाकी सभी मनुष्य के लिए मोस्टली दुखदायक ही हैं। तो ये 9 निधियाँ जो हम जिन निधियों को सही मान सकते हैं, वो एक तो ये है पद्म निधि। पद्म निधि वाला सात्विक गुणयुक्त होता है और कई पीढ़ियों तक इसकी संपत्ति चलती है। दूसरी महापद्म निधि, ये हालांकि 7 पीढ़ियों तक चलती है, लेकिन इसमें भी माइनस पॉइंट नहीं है। महापद्म निधि के बाद नील निधि, ये ठीक है, सत्व रजगुण मिश्रित हैं, 3 पीढ़ियों तक इसका प्रभाव रहता है। और फिर मुकुंद निधि, मुकुंद निधि में हालांकि रजोगुण प्रधान है, परंतु ये 1 पीढ़ी तक चलती है। नंद निधि वाला व्यक्ति भी ठीक रहता है, रज और तम गुण का मिश्रण है, लंबी आयु मिलती है, तरक्की मिलती है। लेकिन उसके पश्चात जो बाद की निधियां हैं, जैसे कि मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, इनमें कुछ ना कुछ ऐसे माइनस पॉइंट हैं जो व्यक्ति को हानिकारक होते हैं। तो पहली ये जो निधियां हैं, जैसे कि पद्म निधि है, महापद्म निधि 2, नील निधि 3, मुकुंद निधि 4 और नंद निधि 5। तो ये 9 निधियों में से ये 5 निधियां जो हैं वो तो मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, परंतु बाद की जो निधियां हैं, बाद की जो 1, 2, 3, 4, बाद की जो 4 निधियां हैं, यानी कि मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि, वो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो ये थी 9 निधियों के बारे में वो पूरा विवरण जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते थे। यदि और भी कुछ रह गया हो तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी प्रकार से हम आपके प्रश्नों के ऊपर ही वीडियोस बनाकर समाधान शंका का करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के अंक में यहीं तक। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।